नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 1 फरवरी है और आज ही के दिन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ठीक दोपहर के 11 बजे, आप समझ रहे हैं ना, 11 बजे संसद भवन के प्राचीर से बजट पढ़ा है। ठीक है ना, ये लगभग 2 घंटे तक लंबा चलने वाला बजट है। याद रखिएगा, इस बजट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बजट है। बात समझ में आ रही है ना, यानी ये पूर्णतः डिजिटल बजट है। अभी तक जो बजट भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था वो एक बंद लिफाफे के अंतर्गत आता था। बात समझ में आ रही है ना। देखिए, पहले जो बजट आता था, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे समझ लें तो पहले जो बजट आता था तो चमड़े के थैले के अंतर्गत आता था। उसे निर्मला सीतारमन ने बदल करके क्या कर दिया था, एक लाल कलर के वो पैड में लाने लगी थी। और इस साल तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया है। इस साल का जो बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद भवन में पेश किया गया है वो पूरी तरह से डिजिटल बजट है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले भारत के किस वित्त मंत्री ने संसद भवन में डिजिटल बजट प्रस्तुत किया, तो उनका नाम निर्मला सीतारमन है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगर बात की जाए तो इस बार के बजट में निर्मला सीतारमन के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री गति शक्ति, आ गई बात समझ में, प्रधानमंत्री पोषण 2, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान 2, बहुत सारी चीजों की बात की गई है प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री के द्वारा। आ गई बात समझ में। उनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं बजट को, जो ऊपरी तरीके से एक सरसरी निगाह से जो मैंने पढ़ा और जितना समय मैंने बजट को पढ़ने में लगाया, अगर बात की जाए तो कुछ मुख्य मुख्य बातों की बातें, कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं आज आपके समक्ष रखता हूं। बाकी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों के संदर्भ में मैं एक सेपरेट लेक्चर कल बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट बजट के बारे में आपसे बात करूंगा, जहां मैं आपसे प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, जहां मैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जहां मैं आपको राजस्व घाटा ना फाइनेंस डिफिसिट, जितने प्रकार के डिफिसिट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार को किस क्षेत्र से कितनी इनकम आती है और भारत सरकार जब इनकम, जितने पैसे भारत सरकार को मिलते हैं, जब भारत सरकार के खर्च ज्यादा हो जाते हैं तो भारत सरकार उनको कैसे मैनेज करती है, हम इन सब के संदर्भ में बजट के लिए सेपरेट लेक्चर्स की एक पूरी की पूरी सीरीज लाएंगे, जिसे मैं कल से शुरू करूंगा दोस्तों। तो देखिए, अगर आज के बजट की मुख्य मुख्य बातों की बात की जाए तो सबसे पहले इस साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने ई विद्या, यानी समझिए वन नेशन वन टीवी चैनल लॉन्च किया है। ये वन नेशन वन टीवी चैनल क्या है, ई विद्या ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत, बात समझिए, पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से भारत के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई है और सरकार समझ रही है कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि आप एक बात समझिए, ये आपको समझना होगा दोस्तों कि देखिए, शिक्षा ही एकमात्र वो चीज होती है कि, बात समझिए, अगर एक दिन स्कूल बंद हो जाए, छात्र अगर एक दिन स्कूल मिस कर दे तो उसका कितना नुकसान होता है और उसकी भरपाई करने में उसे कई कई दिन लग जाते हैं। तो यहाँ तो 2-2 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए और उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो इसी के लिए हमारे बजट में इस बार वन नेशन वन टीवी चैनल ई विद्या की बात की गई है, जहां जो लॉकडाउन में जो बच्चों की पढ़ाई का लॉस हुआ है उसकी पूर्ति की जाएगी इस ई विद्या टीवी चैनल के माध्यम से। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहां भारत में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। बात समझ में आ रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी। डिजिटल यूनिवर्सिटी का मतलब होगा छात्र अपने घरों से बैठ करके ऑनलाइन उस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होकर के पढ़ सकेंगे दोस्तों। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में सारी चीजों पर बात करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। अभी हम केवल बजट के जो मुख्य मुख्य बिंदु थे हम उनके संदर्भ में बात कर लें। देखिए, इसके बाद अगर बात की जाएगी तो ड्रोन शक्ति, बात समझ में आ रही है। जैसे आप जान रहे हैं कि बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि भारत को ड्रोन में बहुत बड़ा हब बनाया जाए और भारत दुनिया में ड्रोन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बने, दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक बने ड्रोन्स का। तो याद रखिएगा, उसी ड्रोन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के अलग अलग जितने भी ITIs है वहां पर ड्रोन्स को लेकर के कई सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे और इनिशियल स्टेज पे शुरू किए जाएंगे। याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत आप जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत की अधिकांशतः प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को उसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत सरकार ने इस साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात की है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, याद रखिएगा, वो लोग जो मेंटली इल है, बात समझ में आ रही है, जो मेंटली इल है, जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए भारत सरकार नेशनल टेली हेल्थ मिशन लेकर के आई है, जिसमें डिजिटलाइज वे में डॉक्टर्स पेशेंट से डायरेक्ट संवाद कर पाएंगे और उसे उसके घर में बैठ करके ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करेंगे तो अब्दुल कलाम के इंडिया विजन T20 के बारे में आप यहां पर थोड़ा सा समझ ले। अब्दुल कलाम वो व्यक्ति थे जो हमेशा
टेली एजुकेशन की बात कर रहे थे। और आप जान रहे हैं कि चूंकि हम संचार क्रांति के युग में हैं, इंटरनेट आपके हाथ में है, आज समूची दुनिया आपको मात्र छोटी लगती है, अगर मैं ब्रह्मांड के बारे में भी कहूं तो वो भी आपके हाथ में ही है, आप ऐसा महसूस करते हैं। दोस्तों याद रखिए, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ये वो चीजें हैं जिसके जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर से डिजिटलाइज वे में घर बैठे जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अभी आपको जो गांव में दूर बैठा हुआ किसान है, उसे अगर सीधी सी बात है, अगर वो बीमार है तो उसे अस्पताल जाना पड़ता है, उसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। टेलीमेडिसिन ये वो कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आप डायरेक्ट डॉक्टर से अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं। वैसा ही दोस्तों ये टेलीमेडिसिन की बात रही, ऐसे ही टेली एजुकेशन क्या है, जिसमें आप जान रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ से बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ और मैं अभी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, परंतु आप समझ रहे हैं आप घर में बैठ करके आराम से मुझे पढ़ पा रहे हैं। अब बताइए रात्रि में, जैसा कि आप जानते हैं कि रात में कक्षाएं नहीं लगाई जाती हैं, परंतु देखिए मैं रोज 8:30 बजे लाइव आकर के आपको पढ़ाता हूँ, तो आप समझ रहे हैं ना, यही टेली एजुकेशन है दोस्तों। तो इस पर भी भारत सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। याद रखिए एक नई परियोजना है भारत नेट, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। देखिए ऑप्टिकल फाइबर से इसे जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, भारत के प्रत्येक गांव को, ताकि भारत के प्रत्येक गांव को इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाए। ये इस बजट में टारगेट रखा गया है और ये पीपीपी मॉडल पर, यानी याद रखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह प्रोजेक्ट काम करेगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो इस साल के बजट में हर घर नल से जल योजना, जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने हर घर नल योजना रखी है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, तो ये भारत सरकार का टारगेट है कि हर घर को नल से जोड़ दिया जाए, ताकि जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जिन्हें पीने के पानी के लिए कई कई किलोमीटर, कई कई मीलें चलना पड़ता है, तो स्वच्छ पेयजल उनके घर में ही उपलब्ध हो। इसके बाद अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत आने वाले एक वर्ष में भारत में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, किसान ड्रोन की बात की गई है, इसमें एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसान ड्रोन। देखिए ये जो ड्रोन है, किसान ड्रोन, ये क्या करेगा, ये ड्रोन होगा और ये ड्रोन जाकर के मिट्टी की गुणवत्ता, खेती के तौर तरीके और खेती की स्थान पर सर्वेक्षण करेगा। बात समझ में आ रही है? तो किसान ड्रोन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम इन सारे मुद्दों पर आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। बजट्स में हमारे जो सेपरेट लेक्चर्स चलेंगे उसमें हम आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, सब पे हम डिटेल से बात करेंगे, हम समझेंगे कि चीजें कैसे होती हैं, कहां से होती हैं। लेकिन अभी जो मूल रूप से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में जब हमने नदियों को पढ़ा भी था तो आपको ये बताया होगा मैंने कि केन और बेतवा को जोड़ने की बात की जा रही है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, जबकि सबसे पहले नदी जोड़ने का काम किसने किया था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा और छिप्रा दोनों को जोड़ा था, ये नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना थी। तो याद रखिएगा, ये जो लिंकिंग की परियोजना है, इसके लिए भी भारत सरकार ने, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेपरेट बजट रखा है, जिसमें उन्होंने केन बेतवा को जोड़ने की बात कही है, गोदावरी कृष्णा को जोड़ने की बात कही है, ठीक है ना। और दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, ये जो सन 2023 होगा, आने वाला जो 2023 होगा, ये मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा। और याद रखिएगा, यहाँ पर भारत सरकार भी आने वाले 2023 में, याद रखिएगा आने वाले 2023 में भारत सरकार मोटा अनाज के उत्पादन पर बल देगी। बात समझ में आ रही है? देखिए मोटा अनाज क्या होता है, तो जो ज्वार, बाजरा और रागी होता है, इसे मोटा अनाज कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और याद रखिएगा, भारत सरकार व्हीट, यानी कि समझ रहे हैं ना, व्हीट और पैडी यानी गेहूं और धान के उत्पादन के लिए ये एमएसपी को और ज्यादा बढ़ाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है, आप जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग वक्तव्य है। अब समस्या ये है कि अभी कुछ दिन पहले हाल ही में एक वक्तव्य आया था, किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं है नाम, मैं तो उनका अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब क्रिप्टो करेंसी इतनी आगे आ चुकी है कि अब जिन भारतीयों का निवेश क्रिप्टो करेंसी में हो चुका है, अब क्रिप्टो करेंसी को अगर भारत में बंद कर दिया जाएगा तो वो निवेशक जिन्होंने अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में फंसाया हुआ है, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, उससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इसीलिए देखिए भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन नहीं लगाया है ना, हालांकि ये कोई लीगल करेंसी नहीं होती है। तो देखिए अब चूंकि भारत में एक डिजिटल करेंसी की मांग बड़े लंबे समय से हो रही थी, तो इसी बजट में अनाउंस किया गया है कि भारत का जो आरबीआई है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो केंद्रीय बैंक है भारत का, वो बहुत जल्दी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। वो कैसे लॉन्च करेगा, आगे आने वाले समय में हम इन सारी चीजों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस साल जो भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रहा है वो 6.9
9 रहा है। भारत सरकार का जो प्राथमिक घाटा रहा है वो 3.3% रहा है, और जो भारत का रेवेन्यू डिफिसिट रहा है, जिसे आप राजस्व घाटा कहते हैं, वो 4.7% रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपसे बजट के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी उनके बारे में हमने आपसे बात कर ली, ठीक है ना दोस्तों, उनके बारे में हमने आपसे बात कर ली, ठीक है ना। तो अब कल की क्लास में हम बजट के संदर्भ में संपूर्ण लेक्चर्स पे बात करेंगे कि बजट के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, बजट कैसे तैयार होता है, बजट कैसे आता है, बजट पार्लियामेंट में कैसे रखा जाता है, उसके अंतर्गत कितने कोष होते हैं, उसमें कितने डिफिसिट्स होते हैं, उसका असर इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, उसे कैसे मैनेज किया जाता है, अगर घाटा होता है तो उसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के संदर्भ में हम आपके लिए सेपरेट लेक्चर कल से उस लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना दोस्तों, अभी हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे थे। तो याद रखिए, आज उसी के अंतर्गत आगे बढ़ाते हुए आज हम बघेलखंड के लोक नृत्यों के बारे में बात की थी। कल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो 11 साढ़े 11 मिनट का हुआ था, 11 मिनट 30 सेकंड का डिस्टर्ब हो गया था, पर आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज कल हमने कर्मा नृत्य के बारे में पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे के नृत्यों के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आइए और पढ़ते हैं बघेलखंड के लोक नृत्य। तो देखिए दोस्तों, उस नृत्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य के अंतर्गत केहरा पोता नृत्य। याद रखिएगा, ये नृत्य बघेलखंड का लोक नृत्य है, इसे केहरा पोता नृत्य कहते हैं। अगर केहरा पोता नृत्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा, ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, महिलाओं के द्वारा, यानी बघेलखंड की महिलाएं करती हैं। और महिलाएं ये नृत्य साड़ी या लहंगा पहन करके और सर में घूंघट डाल के करती हैं। याद रखिएगा, ये केहरा पोता का नृत्य है जो बघेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा, इसमें महिलाएं साड़ी, लहंगा या घूंघट डालकर करती हैं। याद रखिएगा, इसमें जो महिलाएं नृत्य कर रही होती है, जो महिला नृत्य कर रही होती है, वो उंगलियों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती है। क्या करती है, उंगलियों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हुए नृत्य करती है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें ढपली, सहनाई, याद रखिएगा, इसमें ढपली, सहनाई जैसे यंत्रों का, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो केहरा पोता कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा बघेलखंड का लोक नृत्य है, और ये महिलाएं करती हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं ना, ये लास्य प्रकार का नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है दोस्तों, तो लास्य प्रकार का नृत्य है। ये साड़ी, लहंगा या घूंघट डाल करके, पूरा घूंघट डाल के किया जाता है, और हाथों की उंगलियों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां महिलाएं बनाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा, हम कहाँ के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बघेलखंड के लोक नृत्य, ठीक है ना दोस्तों। तो इतनी अति महत्वपूर्ण चीजें। इसके बाद में देखिए, जो अगला नृत्य है बुंदेलखंड का, वो कौन सा लोक नृत्य, बघेलखंड का लोक नृत्य है। बार बार गलती से बुंदेलखंड निकल जा रहा है, पर वास्तविकता में ये बघेलखंड है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए अब दूसरे नृत्य के बारे में जो बघेलखंड का मुख्य नृत्य है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो बघेलखंड का अब जो दूसरा नृत्य है, इस नृत्य को क्या कहते हैं, इस नृत्य को हम क्या कहते हैं, अहिराई नृत्य। क्या बोलते हैं, अहिराई नृत्य इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के अहिरों या ग्वालों या ये कहें तो यादवों के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रही है। देखिए, जो दूध बेचने वाले होते हैं बघेलखंड में, उन्हें अहिर कहा जाता है, उन्हें ग्वालो भी कहा जाता है, उन्हें यादव भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो अहराई नृत्य होता है, कब होता है, दिवाली के ठीक दूसरे दिन। कब होता है दोस्तों, दिवाली के ठीक दूसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में एक पुरुष होता है जो हाथ में डंडा लेता है। क्या लेता है, हाथ में डंडा लेता है, और हाथ में डंडा लेकर के ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घर घर जा करके ये नृत्य करते हैं। आ गई बात समझ में, घर घर जा करके नृत्य करते हैं, और नृत्य करने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, घर घर जाकर के नृत्य करते हैं, और उसके बाद नेंग या दक्षिणा लेते हैं। आ गई बात समझ में। देखिए दोस्तों, इस नृत्य को करते समय कौन कौन से सांस्कृतिक परिधान धारण किए जाते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा, सर पे कलगी और मोर पंख धारण किया जाता है। याद रखिएगा, क्या पहना जाता है, सर पर कलगी और मोर पंख का प्रयोग किया जाता है अहराई नृत्य के दौरान। जबकि पांव में क्या पहने जाते हैं, पांव में घुंघरू पहने जाते हैं।
और जो डंडा लेकर के इस नृत्य को किया जाता है, याद रखिएगा, नाचने वाला एक डंडा हाथ में लिए रहता है और उस डंडे में भी क्या बंधे होते हैं दोस्तों, तो घुंघरू बंधे होते हैं। क्या बंधे होते हैं? घुंघरू। तो देखिए ये जो अहराई नृत्य है ये मध्य प्रदेश के अहिरों, ग्वालों और यादवों के द्वारा किया जाता है। बघेलखंड के क्षेत्र में ये नृत्य बहुत प्रचलित है, क्योंकि हम बघेलखंड के लोक नृत्य ही पढ़ रहे हैं। दिवाली के दूसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। हाथ में डंडा लेकर के घर घर जाकर के लोग नाचते हैं। नाचने के बाद वो हर घर से नेंग दक्षिणा के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। इसमें सर पर मोर पंखों का मुकुट पहना जाता है और पाँव में घुंघरू बांधे जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें एक डंडा धारण किए होते हैं जिसमें घुंघरू बंधे हुए होते हैं। और ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है ना, जो ढोलक की ताल पर नाचा जाता है। किसकी ताल पे नाचा जाता है दोस्तों? तो ढोलक की ताल पे यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नृत्य को अहिराई नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अहिराई नृत्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये नृत्य जब प्रारंभ होता है तो ये संयोग श्रृंगार से शुरू होता है, लेकिन आजकल ये नृत्य बिरहा में बदलने लगा है। आ गई बात समझ में? आजकल ये नृत्य धीरे धीरे करके बिरहा में बदलता चला जा रहा है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बघेलखंड का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो सामान्य गीत से शुरू होकर के बिरहा में परिवर्तित होता जाता है? तो वो अहिराई नृत्य है, ठीक है ना दोस्तों। ये कौन सा नृत्य है? तो याद रखिएगा ये अहिराई नृत्य है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगर अगले नृत्य की बात की जाए तो देखिए मध्य प्रदेश में जो अगला लोक नृत्य है वो कौन सा है? वो है आपका बघेलखंड में दादर नृत्य। याद रखिएगा, सदैव बघेलखंड में जब भी कोई शुभ अवसर आता है, जैसे विवाह, आ गई बात समझ में, विवाह है, या लोग मान लीजिए कोई उत्सव मना रहे हैं, जैसे विवाह है, बरहो है, मुंडन है, कंछेदन है, इन अवसरों पर एक गीत गाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? दादर। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे दादर कहा जाता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, अगर ये दादर मध्य प्रदेश के गरेडियों के द्वारा यानी बघेलखंड के गरेडियों के द्वारा की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गरेडिया दादर कहते हैं। आ गई बात समझ में? और अगर ये दादर मध्य प्रदेश की कोल जनजाति यानी बघेलखंड की कोल जनजाति के द्वारा की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? कोल्हाई दादर। आ गई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, जब ये दादर गरेडियों के द्वारा की जाती है तो इसे गरेडिया दादर कहते हैं, और जब ये कोलों के द्वारा की जाती है तो इसे कोल्हाई दादर कहते हैं। देखिए इस समय जो दादर गाई जाती है, दादर गाते समय जो स्त्री और पुरुष नृत्य करते हैं, याद रखिएगा, स्त्री और पुरुष जब नृत्य करते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे दादर नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही दादर नृत्य कहा जाता है। जब गरेडियों के द्वारा किया जाता है गरेडिया दादर, और जब कोलों के द्वारा किया जाता है तो कोल्हाई दादर, ठीक है ना दोस्तों। अगर इसके बाद हम बात करें तो स्त्री पुरुष नृत्य के पश्चात, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से ढोलक, झांझ और मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। तो काहे काहे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, ढोलक, झांझ और मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य के दौरान? तो याद रखिएगा, दादर नृत्य के दौरान किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो ढोलक, झांझ और मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम अगले नृत्य की बात करते हैं, बीछी नृत्य। याद रखिएगा, ये जो बीछी नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड के अहिरों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, और वो लोग कौन सा? वो लोग ढोल चौरासी परिधान धारण करके यह नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, तो आपसे प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बीछी नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा, बघेलखंड में। किनके द्वारा किया जाता है? अहिरों के द्वारा, और ढोल चौरासी परिधान धारण करके ये नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो बीछी नृत्य है ये कैसा नृत्य है दोस्तों? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा, कैसा नृत्य है दोस्तों? तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। देखिए दोस्तों, अब अगले नृत्य की बात करते हैं। तो अगला नृत्य कौन सा है? अगला नृत्य जो बघेलखंड का प्रमुख नृत्य है उसे कलसा नृत्य कहते हैं। याद रखिएगा, विवाह के समय जो स्त्री व पुरुष जिसका भी विवाह होता है, याद रखिएगा, कलसा नृत्य अगर आप बात करें तो कलसा नृत्य का विशेष महत्व कैसे है? तो देखिए, विवाह के समय जब बारात आती है तो जो लड़की होती है, लड़की की बुआ सर पर एक कलश रख करके नृत्य करती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे कलसा नृत्य कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, बारात के समय जब बारात आती है तो जो लड़की की बुआ होती है वो सर पर कलसा धारण करती है, कलश धारण करती है, और कलश धारण करके वो नगड़िया और सहनाई की धुन में
नृत्य करती है, इस नृत्य को क्या कहा जाता है? इस नृत्य को याद रखिएगा, इस नृत्य को कलसा नृत्य कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बघेलखंड का बहुत प्रमुख नृत्य है कलसा नृत्य। और ये कब किया जाता है? तो यह बारात के मौके पर किया जाता है। इसके अलावा बघेलखंड का एक और नृत्य है दोस्तों, तो कौन सा नृत्य है? याद रखिएगा, केहरा नृत्य है। याद रखिएगा, केहरा नृत्य कैसा है? तो यह भी बघेलखंड की महिला व पुरुष के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, बघेलखंड की महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है। किसकी ताल पर नाचा जाता है दोस्तों? तो ढपलिया की ताल पर, यानी डफलियों की ताल पर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को क्या कहा जाता है? इस नृत्य को कहा जाता है केहरा नृत्य। याद रखिए दोस्तों, जैसी राई एक नृत्य है जो बुंदेलखंड में किया जाता है, वैसे ही राई नृत्य बघेलखंड में भी किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर राई में, याद रखिएगा, पुरुष मुख्य केंद्र में होते हैं। यहाँ जो राई नृत्य होता है उसमें महिलाएं नहीं करती हैं, इस नृत्य को पुरुष ही महिलाओं के परिधान पहन करके नाचता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बघेलखंड के लोक नृत्यों की एक सीरीज रही। कल से जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम थोड़े दिनों के लिए एमपीजीके की जो कंटिन्यूअस सीरीज थी इसको 1-2 दिन के लिए ब्रेक करेंगे। और यहाँ पर अब हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण बजट से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण चीजें और उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से 8:30 बजे। याद रखिएगा, कल हम फिर से 8:30 बजे आपसे फिर से मिलेंगे। याद रखिएगा, तैयार रहिएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।